बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो एक टर्म आता है सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग, जिस पार्ट को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसको हम सिस्टम बोलते हैं, और सराउंडिंग जिस पार्ट को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसको छोड़ दें तो हम उसको सराउंडिंग बोलते हैं। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा यूनिवर्स बनता है। तो हमारा ये पूरा होल यूनिवर्स बनता है। सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम मिला दें तो ये हमारा पूरा होल यूनिवर्स तैयार होता है। अब आता है डायथर्मिक और एडियाथर्मिक। डायथर्मिक क्या होता है? जहाँ पे हम हीट का एक्सचेंज इजीली कर सकें। और एडियाथर्मिक क्या होता है? जहाँ पे हम हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे चेंजिंग की मतलब चेंजिंग जहाँ पे हीट रहे वो जीरो हो जाए। अब आता है सिस्टम पे बात करते हैं। हमारा 3 प्रकार का सिस्टम होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? यहाँ पे हम मास का एक्सचेंज कर सकें और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकें, जहाँ मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज की जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाहर निकलते हैं तो मास का भी एक्सचेंज हम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन मास का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड रहे, मतलब जहाँ पे किसी भी चीज़ का एक्सचेंज ना हो, मतलब मास या एनर्जी किसी भी चीज़ का एक्सचेंज ना हो सके। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा एक आइडियल प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये हमारा एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये आइडियल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि ये इन्फिनाइट टाइम में फिनिश होता है, वहीं की इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम में फिनिश हो जाता है। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम जो होता है वो हर एक स्टेप पे होती है। हर एक स्टेप पे जो है इक्विलिब्रियम अगर होती है, यहाँ पे फाइनल और इनिशियल और फाइनल स्टेज पे इक्विलिब्रियम अगर होती है। और यहाँ पे इसको बहुत इन्फिनाइट टाइम लग जाते हैं फिनिश होने में, इसको कम टाइम लगता है फिनिश होने में। ये रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा स्लो होता है, वहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा फास्ट होता है। तो फोर्सेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ड्राइविंग फोर्स, एक होता है अपोजिंग फोर्स। जो हमारा मोटिवेशन टर्म होता है जिसको हम काफ़ी सुनकर मोटिवेट होते हैं ना, वो भी एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स है। जी हाँ, वो एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या होता है कि जो हम काम करें उसमें हमारी सहायता करे। जैसे हम कार चला रहे हैं तो कार मूव कर रहा है तो वो एक तरीके का फोर्स लग रहा है जो कि उसको चलाने में मदद कर रहा है। और एक अपोजिट फोर्स लगेगा, उल्टे तरफ फोर्स लगेगा, जिसे हम अपोजिट फोर्स कहते हैं या अपोजिंग फोर्स कहते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होता है अपोजिंग फोर्स से रिवर्सिबल प्रोसेस में। लेकिन जब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है अपोजिंग फोर्स से। तो अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का होता है जो हमारा हीट मोशन में चल रहा है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। डायथर्मिक जहाँ पे एनर्जी का हीट का एक्सचेंज इजिली कर सकें। एडियाथर्मिक का होता है जहाँ पे हीट का एक्सचेंज हम नहीं कर सकें। टाइप ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे हम मास का और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सकें। क्लोज सिस्टम सिर्फ मास का एक्सचेंज नहीं किया जा सके, एनर्जी का एक्सचेंज किया जा सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम भी यही है। तो अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में। तो हीट क्या होता है कि जहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज किया जा सके सिस्टम और सराउंडिंग में। और यहाँ ये एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो एक कैलोरी जो होता है वो 4.182 जूल्स के बराबर होता है। जी हाँ, एक कैलोरी जो होता है वो हमारा 4.182 जूल्स के बराबर होता है। और यूनिट ऑफ हीट क्या होती है? जूल होती है। जो हीट होता है वो एनर्जी का एक्सचेंज होता है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है। ये फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह में 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट मूव क्यों करेगी?
कोई भी चीज़ मूव करती है ना, क्योंकि उसमें डिफरेंस होता है, वो इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, तो इस वजह से वो मूव करती है। तो एक क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कैलोरी जो होता है वो 4.182 जूल्स के बराबर होता है, और वहीं यूनिट ऑफ हीट जो होती है वो जूल होती है। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो प्लस होगा। अगर सिस्टम को कोई हीट दे, मैं हिंदी में भी लिखा हूँ, अगर कोई सिस्टम को हीट दे, सराउंडिंग अगर सिस्टम को हीट दे रही, मतलब क्या है, वो प्लस, वो हीट हमारा पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो निगेटिव होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हम सिस्टम को कोई हीट दे रहा है तो वो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम हमारा किसी को हीट दे रहा है तो वो निगेटिव होगा। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ये जीरो और इन्फिनाइट का क्या साइन है, इसको समझते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो हम इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला हम आपको एक बार बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कैसे आया ये। क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, यहाँ पे एम मास इन ग्राम्स होगा, और ये टेम्परेचर है, ये हीट है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री 1 ग्राम गैस। मतलब 1 ग्राम गैस अगर लें, अगर वो 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ा देती है तो हम उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट, जितना हमें हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज करने में इन 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम गैस होना चाहिए। अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो इन्फिनाइट इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तो क्यू अपॉन जीरो करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे चेंज इन क्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और जीरो अपॉन कुछ भी हो वो जीरो ही होगा। तो यहाँ पे दो डाटाज दिए हैं, सी आइसोथर्मल इन्फिनाइट होगा, सी एडियाबैटिक जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे इसका क्या नतीजा होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी, यहाँ पे सी, जैसे यहाँ पे सिंगल सी लिखा था, यहाँ पे सी वी क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और यहाँ पे सी पी के बारे में भी ऐसे ही कुछ है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। वहाँ पे अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में 1 मोल ऑफ गैस का, मतलब कितना हीट हमें चाहिए, एक अगर मोल हम गैस लें और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें, कितनी हीट हमें रिक्वायर है। तो हम इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू स्मॉल सीवी। मतलब ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन दिया गया है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू स्मॉल सीवी। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये नोट्स ही है, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। एंड जो सीपी होगा सेम इसी तरीके का होगा, कैपिटल सीपी इज इक्वल टू मोलर मास इनटू स्मॉल सीपी। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आती है कि जो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एनी गैस के लिए है। सीपी एंड सीवी डिफाइंड एट एटोमिसिटी, सीपी एंड सीवी जो होती है डिपेंड करती है एटोमिसिटी पे। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, एफ, इसको क्या बोलते हैं, तो अभी समझते हैं इसको। सीवी इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी, ये वैलिड होगा एट जो हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो एन सीवी डेल्टा टी बराबर होगी, और जो प्रेशर है वो भी एन सीवी डेल्टा टी बराबर होगी। जो सीवी होता है, ये नोट कर लीजिए, ये नोटेबल पॉइंट है। जो सीवी होता है वो F/2R होता है, ये भी लिख लीजिए, जितना यहाँ पे 4 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। CV इज इक्वल टू F/2R, तो यहाँ से एक लिंक निकल के आता है, जो CP होता है F/2 + 1 × R।
वेयर जो यहाँ पर एफ है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जी हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है, डायटॉमिक के लिए 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होती है। और ये क्या है, गामा क्या है, ये CP/CV। ये गामा भी यूजफुल होता है। अगर हम पॉइजन इक्वेशन पढ़ेंगे तो P1V1 की पावर गामा इक्वल्स टू PT/V2 की पावर गामा, ये एडियाबैटिक पॉइजन इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर गामा जो है बराबर CP/CV हो जाएगा। एफ अगर मोनो एटॉमिक है तो उसका एफ की वैल्यू 3 होगी, तो CV की वैल्यू 3/2R हो जाएगी। अगर मोनो एटॉमिक है तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। फॉर मोनो एटॉमिक के लिए 3 हो जाएगी, डायटॉमिक के लिए 5 और पॉली के लिए 6 हो जाएगी। तो CV जो होगा वो F/2R। अगर 3 होगी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/2R होता है, तो 3/2R हो जाएगा। डायटॉमिक के लिए 5/2R हो जाएगा, क्योंकि F की वैल्यू 5 होती है। पॉली के लिए 6, पॉली एटॉमिक के लिए जो F की वैल्यू होती है वो 6 होती है, और जो CV की वैल्यू होगी पॉलीएटॉमिक के लिए वो 3R होगी। गामा की वैल्यू 1.66 होगी मोनोएटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए 1.4 होगी और पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33 होगी। ये मतलब घट रहा है, मोनोएटॉमिक में ज़्यादा है, पॉली में कम, डाई में कम। तो CP यहाँ पे 5/2R, 7/2R और 4R हो जाएगा। यहाँ पे जो गामा मोनोएटॉमिक है वो 1.66 है, गामा डायटॉमिक 1.4 है, पॉली के लिए 1.3 है। तो जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वर्क और हीट के फॉर्म में होगा। तो वर्क कैसा होगा, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब कोई काम करेगा मैकेनिकल वे में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और हीट जो होगा व्हेन देयर इज एनी टेम्परेचर डिफरेंस, अगर कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहां पे हीट लगेगा। जो हीट और वर्क होते हैं ये दोनों पाथ फंक्शंस होते हैं। अभी हम बात करेंगे पाथ फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस के बारे में। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क इज इक्वल टू माइनस पे एक्सटर्नल डेल्टा V, ये कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइंड है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर ना रहे तो हम जो वर्क का जो एरिया निकालेंगे, वर्क का जो एरिया होगा, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ अगर हम उसका एरिया निकालेंगे उससे हमारा वर्क आ जाए। तो अगर इफ वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस तो W इक्वल टू माइनस V1/V2 इक्वल टू पे एक्सटर्नल डेल्टा V। इट इज वैलिड फॉर ऑल गैसेस। जी हाँ, इट इज वैलिड फॉर ऑल गैसेस, सभी गैसेस के लिए ये वैलिड है। जी हाँ, इट इज वैलिड फॉर ऑल गैसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का होता है, शायद इस वीडियो में खत्म हो जाए ये पूरा लेक्चर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहीं पे 2 मिनट और चलेगा ये वीडियो, उसके बाद एंड करते हैं। पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे वीडियो को। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का होता है कि इसमें क्या होता है कि गैस एक्सपैंड होती है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल है, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log base 10 V2/V1। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा, वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो -2.303 nRT log base 10 V2/V1। क्या होता है जब कोई गैस एक्सपैंड करती है, गैस एक्सपैंड करती है तो वो ठंडी होती है। जब गैस एक्सपैंड होती है एंड इट्स कूल टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल, जो टेम्परेचर होता है हमारा घट जाता है। जब कुछ ठंडी होगी उसका टेम्परेचर घट जाएगा। गैस अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग, से हीट अब्जॉर्ब करती है एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और जो गैस अब्जॉर्ब्स हीट, गैस जो अब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से हीट, एंड जो टेम्परेचर रहता है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अब दूसरी वीडियो में बात करेंगे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। शायद वो वीडियो 10 मिनट का हो, ये शायद 16-17 मिनट का ये मेरा लेक्चर। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स बनानी हो तो ये मेरी नोट्स थी जब मैं पढ़ता था। तो वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और अभी तक मेरा
सब्सक्राइबर 0 हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू। और इस कोरोना टाइम में अपने आप को सेफ रखिए। बी सेफ एंड गुड बाय।